गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ई पाठशाला के अंतर्गत हम कक्षा 5 की व्याकरण की पुस्तक आराध्या व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने पाठ के अंतर्गत आए विभिन्न विषयों का विस्तार से वर्णन समझा था। आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ के प्रश्न उत्तर और उनसे संबंधित अभ्यास कार्य के विषय में आपको बताया जाएगा। अपेक्षा है आप अपनी नोटबुक में ये अभ्यास कार्य करेंगे, लिखेंगे। प्रश्नोत्तर स्वच्छ एवं सुंदर लेख में लिखेंगे। लिखने के पश्चात जो भी नोटबुक है उसके फ़ोटो खींचकर ग्रुप में मैसेज के माध्यम से विषयाध्यापक को गृह कार्य पूर्ण करके दिखाएंगे, जिससे विषयाध्यापक उस कार्य को निरीक्षित कर सके और जो भी उसमें समस्या हैं उनको दूर कर सकें। तो आइए हम सबसे पहले अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास कार्य में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर कुछ 2 शब्द दिए हैं। उन 2 शब्दों में से एक उचित उत्तर है। उस उचित उत्तर को ढूंढकर रिक्त स्थान भरना है। का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अब पाठ के अंतर्गत आपको बताया था कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो यहाँ पर स्वरों उत्तर सही होगा। दूसरा नंबर है अखंड मूल ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो पाठ के अंतर्गत बताया था कि वर्ण ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिसको हम खंड खंड नहीं कर सकते हैं, उनको खंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर वर्ण होगा। अखंड मूल ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। आ से बोले जाते हैं। तो पाठ के अंतर्गत आपको वर्णों के उच्चारण स्थान को बताया गया था कि कौन से वर्ण मुख के किस भाग से बोले जाते हैं। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। छोटा आ और बड़ा आ कंठ से बोले जाते हैं। इनके बोलने का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसका सही उत्तर कंठ होगा। अब आगे है चौथा, वर्णों के सार्थक समूह का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उत्तर के रूप में ध्वनि शब्द 2 दिए हुए हैं। इनमें एक उचित उत्तर है। तो वर्णों के सार्थक समूह से शब्दों का निर्माण होता है। अब आगे आने वाले पाठ में शब्द विचार में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह शब्द का निर्माण करते हैं। आगे 5वां, वर्णों को वर्णमाला में स्थान दिया जाता है। कार्मिक क्रमिक। तो आपने पाठ के अंतर्गत पढ़ा था कि वर्णों को वर्णमाला में क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में सजाया जाता है। तो इसका सही उत्तर वर्णों को वर्णमाला में क्रमिक स्थान दिया जाता है। इस प्रकार पहला प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत खा नंबर, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं, जिसमें एक सही है, बाकी 2 विकल्प गलत हैं। उस सही विकल्प को ढूंढकर
उसके सामने सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, वर्ण भाषा की इकाई है। तो आपको बताया ही गया है पाठ में कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ उपयुक्त उत्तर सबसे छोटी है, जिसमें टिक किया गया है। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में, और इन्हीं को अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा है, इनमें से कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर है। तो आपको बताया गया था कि वह स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी जाती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, री ऋषि। ये 4 मूल स्वर कहलाते हैं। इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प के रूप में छोटा आ दिया है, बड़ा आ दिया है और बड़ी ई दी है, जिसमें सही उत्तर छोटा आ आपका ह्रस्व स्वर है, तो सही उत्तर आ होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर है। तो अभी आपको मूल स्वर के बारे में विस्तार से बताया गया, ह्रस्व स्वर के बारे में जिनकी संख्या 4 मानी गई है। शेष दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है। यहाँ पर विकल्प में छोटी ऊ, री और ओ 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपको ह्रस्व स्वर के विस्तार में बताया गया था कि छोटा ऊ, री ये ह्रस्व स्वर होते हैं। तो विकल्प के रूप में ओ दिया है, जो इसका सही उत्तर होगा। अगले चौथा प्रश्न में अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है। यहाँ विकल्प के रूप में पा, शा और टा 3 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से ऊष्म व्यंजन पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु किसी न किसी भाग से रगड़कर जाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, शा, शा, सा और हा। तो यहाँ पर विकल्प सा दिया है, इस कारण सा इसका सही उत्तर होगा। 5वां नंबर, जागरण का सही वर्ण विच्छेद है। यहाँ वर्ण विच्छेद किए गए हैं। तो वर्ण विच्छेद आपको पाठ के अंतर्गत समझाए गए थे कि मात्राओं स्वरों का प्रयोग करते हुए व्यंजन को जब अलग करते हैं तो स्वरों का भी उपयोग होता है, प्रयोग होता है। इस कारण यहाँ सा नंबर जो तीसरा विकल्प आपका दिया है वो सही माना गया है, और इसका सही उत्तर तीसरा सा नंबर होगा। आगे प्रश्नोत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं पाठ से संबंधित। पाठ में वाचन करवाते समय विस्तार से सभी की व्याख्या की गई है, और आशा है कि वह व्याख्या आपके भली भांति समझ में आई होगी। उसी व्याख्या से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर सुंदर लेख में लिखें, तत्पश्चात उन्हें विषयाध्यापक से निरीक्षण करवाएं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं। तो पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं।
तो इसके उत्तर के रूप में लिखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। ये आपके मोबाइल के स्क्रीन में भी इसका उत्तर दिखाई दे रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट करके वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और तत्पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिख लें। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर पाठ के अंतर्गत बताया था कि वर्ण जिस प्रकार माला में फूल गुथे होते हैं, उसी प्रकार वर्णों को भी वर्णमाला में क्रमबद्ध रूप से लगाया जाता है जिससे वह सुशोभित हो, अच्छी लगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं प्रश्न है, इसका उत्तर लिखें, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक बार पुनः सुने, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपने प्रश्न सुना और देख भी रहे हैं। अगला तीसरा प्रश्न, हर्ष और दीर्घ स्वर को स्पष्ट कीजिए। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। इन्हें हम मूल स्वर के रूप में भी जानते हैं। आगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। 4 जो स्वर की संख्या 11 मानी गई है, 4 मूल स्वर, शेष 7 बचे वह दीर्घ स्वर होते हैं। जो बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। अब अगला प्रश्न चौथा, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? तो पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था कि जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है, जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वर के इस परिवर्तित रूप या चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर के इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, अयोग्यवाह से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो अयोग्यवाह, अयोग्यवाह पाठ के अंतर्गत समझाया गया था कि स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 और वर्ण भी हैं, अंक, आहा। अंक की मात्रा ऊपर रेखा के बिंदी लगाते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। आ की मात्रा, आ 2 बिंदी लगी होती हैं, आ की मात्रा विसर्ग है, इसे विसर्ग कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो पाने के कारण ये स्वर नहीं कहलाते तथा ना ही व्यंजनों की भांति इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है। स्वर तथा व्यंजन से भिन्न होने के कारण इनका किसी से योग नहीं होता
इसलिए ये अयोग्यवाह कहलाते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए। स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए अयोग्यवाह कहलाते हैं। इसलिए अयोग्यवाह कहलाते हैं। अब आगे देखिए, 6वां प्रश्न, संयुक्त तथा द्वित्व व्यंजनों से क्या अभिप्राय है? तो संयुक्त और द्वित्व व्यंजनों के बीच में क्या अंतर होता है, इन दोनों को समझना है। तत्पश्चात उत्तर लिखेंगे। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता और उन्हें मिलाकर लिखते हैं, तो मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता, उन्हें मिलाते हैं, तो ऐसे मिलाकर लिखे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छा का और सा से मिलकर बना है, त्रा ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा जा और इया से मिलकर बना है, स्रा शा और रा से मिलकर बना है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हुए। जबकि द्वैत व्यंजन, एक व्यंजन का अपने जैसा व्यंजन से मिलना, एक व्यंजन का अपने जैसे व्यंजन से मिलना द्वित्व कहलाता है। का वर्ग आदि 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता। जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है। जैसे मक्का, अक्खड़, तो ये अपने समरूप जैसे आधा का और पूरा का दोनों अपने समरूप हैं। दोनों के बीच में जब जोड़ा जाता है तो एक आधा लिखा जाता है, एक पूरा। इसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार आपके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखना है। बार बार कहा जा रहा है, गृह कार्य के रूप में लिखकर, और व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके कक्षा के बनाए गए हैं उसमें पूरा करने के बाद आप फ़ोटो खींचकर डालें, ताकि हम देख सकें और उनका निरीक्षण कर सकें। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ अनुस्वार हैं या अनुनासिक, इन्हें लिखना है। तो अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर बताया ही गया था। अनुस्वार जो नाक से बोले जाते हैं, और अनुनासिक जिनका उच्चारण नाक और नासिका नाक और मुख दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पर जिन जिन में बिंदी ऊपर लगी है वो अनुस्वार कहलाएंगे, और जिन जिन में चांद बिंदी चंद्र बिंदु लगा है वह अनुनासिक होते हैं। तो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं शब्द लिखे हुए, उनके आगे उनके नाम लिख दिए गए हैं, अनुस्वार, अनुनासिक जो भी हैं। तो इन सब के विषय में आपने जाना, समझा। पाठ के माध्यम से वर्णों पर विचार किया गया, वर्ण विचार किए गए जो व्याकरण के प्रथम अंग होते हैं। अगले वीडियो में आगे आने वाले पाठ्यक्रम में शब्द विचार, फिर वाक्य विचार क्रमशः आते जाएंगे, जिनके बारे में आपको समय समय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अभी गृह कार्य के रूप में इनको लिखें और याद करें। शेष जो भी समस्या है वह अपने कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें समस्त विषयाध्यापक जुड़े हैं, सभी सब विषयों के। उनसे अपनी समस्या संदेश के माध्यम से भेज सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।